सो हेलो गाइस, आई एम तन्वी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल तन्वी एजुकेशन। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अपना क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस की बुक का चैप्टर 3 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। ये इस चैप्टर की पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। जिसने नहीं देखे हो प्लीज जाके पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो जरूर देख ले। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था ईयू एंड आसियान के बारे में। पार्ट 3 वीडियो में हम पहले तो डिस्कस करेंगे इंडिया एंड आसियान के रिलेशनशिप्स, फिर हम डिस्कस करेंगे सार्क के बारे में। इस चैप्टर में हम सार्क का बिल्कुल छोटा सा ही डिस्कशन करेंगे बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें हम डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे सार्क के बारे में। एंड फिर हम डिस्कस करेंगे जापान एंड साउथ कोरिया के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 3 वीडियो। सो इंडिया एंड आसियान। In 1991, डॉक्टर मनमोहन सिंह started लुक ईस्ट पॉलिसी। क्या है कि जो 2009 से 14 तक जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो 1991 के टाइम पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, लुक ईस्ट पॉलिसी उन्होंने स्टार्ट की थी आसियान के साथ। ठीक है, लेकिन जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में कन्वर्ट कर दी थी। किसने? आर करंट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। So Mr. Narendra Modi changed this policy to Act East policy। अब Act East policy में क्या होगा कि अब हम उनके साथ एक एक्टिव रिलेशंस मेंटेन करेंगे, उनके साथ ट्रेडिंग करेंगे, कॉमर्स बिजनेस उनके साथ करेंगे एंड कल्चरल बेसिस पे भी उनके साथ अपने रिलेशंस को डेवलप करेंगे। एंड द फ्री ट्रेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड आसियान केम इनटू इफेक्ट ऑन फ्रॉम 1 जनवरी 2010। एंड फ्री ट्रेड एरिया भी बनाया गया इंडिया एंड आसियान के बीच में। उसमें क्या है कि वो फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं बिल्कुल लिमिटेड टैरिफ्स पे। और ये कब आया था इफेक्ट में? ऑन 1 जनवरी 2010 में। एंड जो फोर्थ पॉइंट है उसमें क्या है, इंडिया होस्टेड आसियान इंडिया कॉमेमोरेटिव समिट इन न्यू दिल्ली ऑन 26 जनवरी 2018। जैसे कि आपको पता है कि अब हम अपने रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी पे हर साल किसी ना किसी कंट्री के हेड को चीफ गेस्ट ऐसा इनवाइट करते हैं। तो 2018 में जो रिपब्लिक डे मनाया गया था 26 जनवरी 2018 को, हमने क्या किया था, 10 मेंबर्स एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किए थे अपने रिपब्लिक डे पे। एंड जो वो 10 मेंबर्स थे वो कौन थे? वो आसियान कंट्रीज हैं, का आसियान के जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनके हेड हैं, वो हमने इनवाइट किए थे। एंड उस दिन क्या मनाया गया था, कॉमेमोरेटिव समिट एज वहां पे होस्ट हुई थी इंडिया में न्यू दिल्ली में। सो अब हम डिस्कस करेंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और इसको क्या कहते हैं, सार्क। इसमें क्या होता है कि जो साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं, साउथ एशियन कंट्रीज इंडिया एंड इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो। सो अब हम इसके बारे में डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। सो इट एस्टेब्लिश्ड ऑन 8 जनवरी 1985 इन ढाका। कब बना? 1985 में 8 दिसंबर को। कहाँ पे? ढाका में। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका, वहां पे ये बना था। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पे है? नेपाल। एंड जो इसकी 7 फाउंडिंग कंट्रीज हैं, मतलब जो इसकी 7 मेंबर कंट्रीज हैं वो है इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल एंड पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ये 7 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव एंड पाकिस्तान, श्रीलंका। सो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? जैसे कि आपको पता है ईयू का भी अपना एक ऑब्जेक्टिव था, आसियान का भी अपना ऑब्जेक्टिव था, तो ऐसे ही सार्क भी एक ऐसा ही ग्रुप है, तो इसका भी अपने ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं अब वो हम डिस्कस करेंगे। पहला तो हर ग्रुप का अपना ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो इसका ये दिया हुआ है, एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, एंड फॉर द कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस में क्या होता है कि जो ये 7 कंट्रीज हैं सार्क की, ये आपस में सेल्फ सफिशिएंट हो, इनको और किसी कंट्री से कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े। एंड ये अपने आप में ये जो 7 कंट्रीज हैं रिसोर्स के बेसिस पे, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे सेल्फ सफिशिएंट हो। सो ये हो गया कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस।
एंड जो फोर्थ पॉइंट है वो है म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे के बीच में ट्रस्ट मेंटेन करना, भरोसा करना एक दूसरी कंट्रीज के ऊपर। एंड टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना, कॉर्पोरेट करना, ये भी इनका एक मेजर ऑब्जेक्टिव रहा था। एंड सार्क कंप्राइजेज 3% ऑफ द वर्ल्ड एरिया, जो सार्क की जो कंट्रीज हैं, जो ये 7 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी, ये पूरे वर्ल्ड के 3% एरिया को कवर करता है। एंड इट कवर्स 21% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड का 21% पॉपुलेशन कहाँ रहता है, जो सार्क की जो ये 7 मेंबर कंट्रीज है यहाँ पे रहता है, इनके एरिया पे रहता है। एंड इट कवर्स 3.8% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, पूरी इकोनॉमी का 3.8 शेयर आता है, वो कहाँ से आता है, जो सार्क कंट्रीज, सार्क की जो मेंबर कंट्रीज हैं वहां से। बट वाई सार्क फेल्स, अब सार्क फेल क्यों हो गया, ईयू तो फेल नहीं हुआ, आसियान तो फेल नहीं हुआ, लेकिन सार्क फेल क्यों हो गया, ये एक मेजर क्वेश्चन है। बिकॉज ऑफ लो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग्स, किसी ना किसी प्रॉब्लम की वजह से, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस की वजह से क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी नहीं हो पाई मीटिंग्स में, मतलब बिल्कुल लो फ्रीक्वेंसी थी मीटिंग्स की, एनुअली बेसिस पे ये मीटिंग्स हेल्ड नहीं कर पाई अपनी। ब्रॉड एरिया फॉर कॉरपोरेशन, इनका मतलब 7 कंट्रीज हैं, नीचे का पूरा साउथ एशिया, इतने बड़े एरिया में कॉरपोरेट करना एक इजी टास्क नहीं था ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। सो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई थी। एंड बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ साफ्ता, साफ्ता क्या है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से जो सार्क है वो फेल हो गया था। एंड इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप्स, इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशनशिप्स, उनको तो आप सबको सभी जानते हो, तो उनकी वजह से भी ये सार्क है वो फेल हो गया था। अब हम डिस्कस करेंगे अपना जापान के बारे में। जापान जैसे कि आप जानते हो, जो जानी मानी जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, कंपनीज हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं सोनी, पैनासोनिक, सुजुकी, होंडा, टोयोटा एक्सेट्रा, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज कहाँ की हैं, जापान की हैं। एंड मेंबर ऑफ OECD, जो जापान है वो मेंबर बन गया था OECD का, कब, इन 1964। अब ये OECD क्या है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसके बेसिस पे, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के लिए। तो इसका मेंबर बन गया था 1964 में। एंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है, US, सेकंड है यूरोपियन यूनियन, एंड जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो है जापान। एंड ओनली आसियान मेंबर ऑफ G7, जैसे कि UNSC है हमारा, UNGA है, WTO है, तो ऐसे ही एक G7 एक ग्रुप है और उसका ओनली एशियन मेंबर है, मतलब पूरे एशिया में से सिर्फ जापान ही उसका मेंबर है G7 का। एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू UN, जो यूनाइटेड नेशन है उसमें सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, पहले पे है US एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है जापान। ये अपने पूरी GDP का 10% उसमें कंट्रीब्यूट करता है UN में। एंड सेवेंथ लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, मतलब 7वें नंबर पे अपने मिलिट्री पे कौन एक्सपेंडिचर करता है, जापान। ये अपनी GDP का ओनली 1% अपनी मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करता है, फिर भी 7th लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडिचर है इसका। सो आप देख ही सकते हो कि कितना बड़ा एक इमर्जिंग पावर है ये। सो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे साउथ कोरिया के बारे में। तो साउथ कोरिया इज ऑल्सो इमर्जिंग सेंटर ऑफ पावर इन एशिया, एशिया में ये एक इमर्जिंग पावर है। एंड बिटवीन 1960s एंड 1980s इट्स रैपिडली डेवलप्ड इनटू अ इकोनॉमिक पावर। 1960s और 80s के बीच में जो ये रैपिडली डेवलप हुआ है, इकोनॉमिक पावर बना है, तो उसको एक नाम दिया गया है मिरेकल ऑफ हान रिवर। ये 1 मार्क क्वेश्चन है, प्लीज जरूर याद रखें। एंड इट इज मेंबर ऑफ OECD। एंड कब बना, इन 1996। जापान बना था 1964 में, साउथ कोरिया बना इन 1996। एंड इट इज द 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 11th नंबर पे आता है इसकी इकोनॉमी के बेसिस पे। ये जो जापान है वो आता है 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, एंड जो साउथ कोरिया है वो है 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन वर्ल्ड। एंड इसका जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो है 10th लार्जेस्ट, जापान का था 7th लार्जेस्ट, इसका है 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी मिलिट्री एक्सपेंडिचर।
एंड जो HDI इंडेक्स है, इसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसकी रैंकिंग है इसकी 18th रैंक पे आता है साउथ कोरिया इन HDI। एंड जो ब्रांड्स हैं इसके, कुछ फेमस ब्रांड्स हैं वो है जैसे कि सैमसंग हो गया, LG हो गया, Hyundai हो गया, एक्सेट्रा। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। ये कहाँ के हैं? साउथ कोरिया के हैं। एंड मेनी एग्रीमेंट्स विद इंडिया सिग्निफाइज ग्रोइंग कमर्शियल एंड कल्चरल टाइज। एंड इंडिया के साथ साउथ कोरिया के बहुत सारे